उस प्राणमय में कोडिंग है पास्ट की। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जब कहा कि इंसान केवल जखीरा है, इज एन accumulation ऑफ सेक्स एंड एग्रेशन, काम और क्रोध का जखीरा है, उसके पूरे व्यवहार की अगर परतों को समझना है तो काम और क्रोध को ढंग से समझना होगा। तो असल में सिगमंड फ्रॉइड जिस साइको एनालिसिस की बात करते हुए अपने मरीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, वो असल में वो अन्नमय से प्राणमय तक की यात्रा करता है। वो सबकॉन्शियस जिस तल पर विद्यमान है वो प्राणमय शरीर है। ध्यान की इस यात्रा में मूलाधार चक्र के विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद ये बात जाननी बड़ी जरूरी कि मूलाधार चक्र को जागृत किया कैसे जाए। ये तो समझ में आता है कि वो इनएक्टिव हो या फिर माल फंक्शनड हो या एक्टिव कैसा, लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या तरकीब या क्या तकनीक इस्तेमाल की जाए जो साधारण रूप में, आसान रूप में इस्तेमाल की जा सके। उस उत्तर तक पहुंचने से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे अगर ढंग से समझा जाए तो ही इन चक्रों की बारीकी को ढंग से समझा जा सकता है। चक्रों का कोड छुपा है इन कोशों में जिनकी हम चर्चा करेंगे। पंच कोशों के बारे में वर्णन अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। असल आनंदमय के भी 3 स्वरूप, एक आत्मानंद, एक परमात्मानंद, एक अंतिम ब्रह्म जिसे महापरिनिर्वाण की अवस्था कही, बुद्ध की जब अंतिम अवस्था आई। तो अब ये बात जाननी या ये बात समझनी जरूरी कि ये कोश और चक्र आपस में पारस्परिक क्या संबंध रखते हैं और इन कोशों में कैसे छुपा है चक्रों के जागृत होने का राज। बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा अनछुआ ये प्रश्न है। और एक बात जान लें, किताबों को पढ़ के 7 चक्रों के बारे में अच्छे अच्छे मीठे मीठे विवरण करना किसी काम का नहीं। बहुत आसान है चक्रों के बारे में बड़ी लंबी चौड़ी कतार खड़ी कर देना और बड़े मन लुभावने वक्तव्य दे देना, लेकिन हम जिस रूप में चक्रों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो हमारे साधना मार्ग, आध्यात्म ध्यान मार्ग से संबंधित है। ये केवल सप्त चक्रों की चर्चा नहीं है, ये साधना के द्वार खोलने का मार्ग है, विधि है। ये पूरा बृहद विस्तृत स्वरूप ध्यान शुरू करने की यात्रा का इसीलिए रखा गया कि 2 आयाम हैं ध्यान में उतरने के। एक आयाम है उसके मोटे मोटे रूप को जान के कहीं से शुरू किया जाए, एक उसकी गहरी परतों पे उतरा जाए। तो इन सभी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे माध्यम हैं, इनके माध्यम से एक रूपरेखा और एक शुरुआत निश्चित रूप से हो सकती है। आप जहां बैठे हैं वहां से कुछ शुरुआत हो सकती है, बीज का कमाल का काम करेंगे, बीज रूप का। लेकिन इसकी गहरी परतों में उतरने के लिए, साधना में उतरने के लिए थोड़ा एफर्ट, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये आगे की बात। तो अब इन कोशों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कोश अन्नमय। अन्नमय कोश को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानना है कि इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका मूलाधार से क्या कनेक्शन है और अन्नमय कोश और इससे अगला कोश, इनका पारस्परिक संबंध क्या है। तो इन 3 विषयों को समझें। अन्नमय कोश विकसित होता है मां के गर्भ में, स्पर्म और ओवम के मिलन से जो जायगोट बना वो पहली इकाई है अन्नमय कोश के
विस्तृत रूप में बढ़ने से पहले की। तो ये उत्पत्ति एक सेक्सुअल एक्ट की वजह से हुई। तो अन्नमय कोश में अत्यधिक शक्ति, ऊर्जा, काम ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। तो फिर वो जो पूरी जिंदगी काम को गाली देते रहते हैं, कई रूप में काम के बारे में उल्टा सीधा विचार बनाने की कोशिश करते रहते हैं, उस बात को ना भूलें कि ये जो शरीर है, ये मैजिकल टूल, ये अद्भुत स्वरूप इस प्रकृति का, इसकी संरचना का आधार है काम, और इसमें उसकी शक्ति विद्यमान निश्चित रूप से होगी। लेकिन अब इसके पक्षों को जानना जरूरी कि वो काम किस रूप में शरीर में विद्यमान और कैसे ध्यान की यात्रा में वो अड़चन भी बन जाता है और उसके रूपांतरण से वो मार्ग भी बन सकता है। उसी काम में आध्यात्मिकता की ओर ले जाने की शक्ति भी विद्यमान है। वैसे ही ठीक जैसे कि किसी भी आप खाद को देखो तो वो अगर उसके उस रूप में देखें, अगर उसके कच्चे रूप में देखें तो गोबर दिखाई देगा या फिर कुछ ऐसा दिखाई देगा जो कि बहुत खूबसूरत नहीं। लेकिन जब वही खाद किसी फसल को जब तैयार करने में इस्तेमाल हो तो लहलहाती फसल का आधार बन जाती है वो खाद। तो उस फसल का स्वरूप, अंतिम स्वरूप जो हम फल फूल के रूप में लेते हैं, उसका आधार डलता है खाद से। तो ऐसे ही इस काम शक्ति में भी रूपांतरण की क्षमता है, उसे भी हम विस्तार रूप में जानेंगे। लेकिन आज ये बात जाननी जरूरी है कि अन्नमय कोश जो विकसित हुआ, उसके बाद उसका एक लंबा काल बीतता है, 9 महीने तक का मां के गर्भ में। अगर उस दौरान वो ठीक ना विकसित हो सके तो उसके परिणाम घातक हैं। उसका सीधा परिणाम मूलाधार चक्र और प्राणमय के साथ तादाद में तोड़ने में दिखाई देगा। असल प्राणमय शरीर, जिसको हम बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, उस प्राणमय में कोडिंग है पास्ट की। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जब कहा कि इंसान केवल जखीरा है, इज एन accumulation ऑफ सेक्स एंड एग्रेशन, काम और क्रोध का जखीरा है, उसके पूरे व्यवहार की अगर परतों को समझना है तो काम और क्रोध को ढंग से समझना होगा। तो असल में सिगमंड फ्रॉइड जिस साइको एनालिसिस की बात करते हुए अपने मरीजों को ठीक करने की कोशिश करता है, वो असल में वो अन्नमय से प्राणमय तक की यात्रा करता है। वो सबकॉन्शियस जिस तल पर विद्यमान है वो प्राणमय शरीर है। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड की पहुंच केवल सबकॉन्शियस तक की है। ऋषियों ने और गहरे तल बताए हैं कैसे कैसे ये काम और क्रोध कहां तक पहुंचते हैं, ये कैसे और गहरी परतों तक भी जाके बैठे हैं। उन तक पहुंचने का प्रत्यक्ष, जिसे हम संवादी तरीका बोलते हैं, काउंसलिंग मेथड बोलते हैं, साइको एनालिसिस में वो कुछ काउंसलिंग, कुछ एफर्मेशंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उतना काफी नहीं। ध्यान की विधाएं और गहरी उतरती है और गहरे तल में लेके जाने का स्वरूप है ध्यान की विधाओं में। तो फिर ये अन्नमय कोश जो कि शुरू में पैदा होते ही दिखाई पड़ता है शरीर के रूप में, इसके लिए एक मैजिक नंबर 7 को भी जान लेना बड़ा जरूरी है। 7 का फेरा, एक साल करते हुए शुरू के 7 वर्ष, जिसे मनुष्यों ने शुरू के 5 साल, 6 साल या 7 साल तक अलग अलग रूप में कहा कि ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। असल में ये अन्नमय कोश के विकास के साल हैं। इसमें भी पहला साल 7 का जो पूरा एक समय खंड है, उसमें भी पहला साल विशेषकर
पूरी तरह से शक्ति केंद्रित होती है अन्नमय कोश पर। तो कहा जाता है कि 1 साल तक मां का दूध वो पूर्ण पोषण मिलता है अन्नमय कोश को। फिर दूसरे साल प्राणमय को थोड़ा थोड़ा पोषण, फिर मनोमय को पोषण, फिर आनंदमय और आनंदमय का विस्तार। इस रूप में शुरू के 7 वर्ष मौलिक अन्नमय, लेकिन उसके सब रूप में, सबसेट रूप में अगर कहें कि मौलिक ऊर्जा अन्नमय को उभारने में या शक्तिशाली बनाने में, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली एक एक वर्ष में दूसरे कोश भी विकसित होते हैं। ऐसे ही इससे शुरू के 7 साल के बाद के 7 साल प्राणमय को विकसित करने का समयावधि है। प्राणमय विकसित होगा उस 7 सालों में, पहला साल अन्नमय, फिर दूसरा विशेषकर प्राणमय। तो जब हम कहते हैं विशेषकर, तो उस वक्त उस कोश से संबंधित यदि पोषण ठीक ठीक मिले तो वो कोश अपने चमत्कार भी देगा और अपने से मुक्त करने का मार्ग भी देगा। ये थोड़ी जटिल बात कि एक है पोषण, दूसरा है उस कोश से मुक्ति। इस विषय को हम और स्पष्टता से और बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है असल में किसी कोश का पोषित स्वरूप और उसका कुपोषित स्वरूप और उसका मुक्त स्वरूप।